Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the NTA test paper, NTA practice test paper number 2. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो 45 क्वेश्चन है हमने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हम इन टफ क्वेश्चंस को जो हमने टेस्ट पेपर को एनालिसिस करके बच्चों के फीडबैक के बेसिस पर, है ना, जो अब बच्चों ने हमें फीडबैक दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 15, 26, 32 और 44 थोड़े से टफ क्वेश्चन है, स्लाइटली टफ क्वेश्चन है। इसे हमने किस प्रकार से सॉल्व किया हो आप इसे डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम इसके बाद पूरा पेपर का एनालिसिस करके हमने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है। आप इसे प्रॉपरली देखिएगा, डेफिनेटली आपको इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। और हम लगातार इन टेस्ट पेपर को कॉन्टिन्यूस जितने भी 1 से लेकर के 72 तक टेस्ट पेपर दिए हुए हैं एनटीए ने, नीट के लिए, साथ में जेईई मेंस के लिए भी हम अपने बम्बोले एकेडमी यूट्यूब चैनल पर डेफिनेटली डालते रहेंगे। आप उन्हें फॉलो करते रहिएगा और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर बम्बोले एकेडमी। बहुत ही आसान नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बम्बोले एकेडमी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसलिए इन क्वेश्चन को, इस सीरीज को इसलिए किया है कि आप में से काफी बच्चे बेटा इन क्वेश्चंस को कर चुके हो, है ना, तो आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो तो इसका हमने ख्याल रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, जैसा आपकी स्क्रीन पर भी है कि इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, बाद में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब देखो, इसमें पूछा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपसे पूछा है वो पूछा है रेजिस्टेंस बताना है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक वायर है, उसका एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = रो एल अपॉन ए होता है, सिंपल रो एल अपॉन ए होता है ना। तो आपको इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी में जो रिलेशन होता है 1/सिग्मा होता है। क्लियर है क्या बात। और सिग्मा की जो वैल्यू होती है बेटा वो NE² टाउ अपॉन m के इक्वल होती है। कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट याद है, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई का फॉर्मूला, कंडक्टर में करंट का फॉर्मूला निकालेंगे, रेजिस्टेंस का निकाले तो वहां पर कंडक्टिविटी आ जाती है। तो NE² टाउ अपॉन m, n तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड द रिलैक्सेशन टाइम, मास इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या बात। तो यदि आप इसे इस फॉर्मूले में रख देंगे तो रो कितना हो जाएगा, ये तो सिग्मा है, तो रो कितना हो जाएगा बेटा, रो विल बी इक्वल टू m अपॉन NE² टाउ। क्लियर है क्या बात। तो R = रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू 1/6, रो = दिस इज रो, और रो की वैल्यू आ जाएगी mLNE² टाउ इंटू ए आ जाता है। अब बच्चों को थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि सर ये NE² टाउ अपॉन m कहां से आया। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन बता दूं इसका, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। A नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही क्वेश्चन का, है ना। NML अपॉन NE² टाउ इंटू ए ऑप्शन आ जाता है। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट पर आ जाता हूं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देता हूं कि NE² टाउ अपॉन m सिग्मा कैसे आता है। तो आप बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आपके आने वाले और जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि आप इसमें जानते हैं I की वैल्यू NEAVD होती है, VD ड्रिफ्ट स्पीड होती है, और J की वैल्यू कितनी होती है, करंट डेंसिटी I अपॉन A = NEVD होती है। क्लियर है क्या बात। और J को हम सिग्मा इंटू E भी लिख सकते हैं और NEVD लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, अब एक तो ये हो गया, अब VD की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको याद दिला दूं, जो आपने थ्योरी पढ़ लो बेटा, पूरा तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा। जो VD होती थी वो V1 + V2 + ऐसे करके एवरेज वेलोसिटी लेकर के, ये दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से आता है बेटा, ये जो आता है U1 + U2, वेक्टर U1 + U2 और U3 और UN, एवरेज वेलोसिटी जो होती है जब कोई भी वायर के अक्रॉस ईएमएफ ना हो तो वो 0 होती है, नल वेक्टर होती है। इसलिए जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी एक इलेक्ट्रॉन की, मान लेते हैं, आप थ्योरी पढ़िए प्रॉपर, तो V1 = U1 + एक्सेलरेशन इंटू
टाउ 1 इज द रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन जो होगा जब आप इसमें एक बैटरी लगा देते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस होने के कारण इस पे कितना फोर्स लगने लगता है, QE। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो QE/m होता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू E/m, मास इज द इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ये हो जाएगा, इसलिए जो पहले इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड लिखते हैं आफ्टर टाइम t वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आता है माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाता है -EE/m इंटू टाउ 1, इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से V1 जो आपने निकाला था अपॉन m टाउ 2 निकाला था, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सेलरेशन। इसी तरीके एंड सो ऑन Vn इज इक्वल टू UN -EE/m टाउ 2, है ना। तो हम जोड़ देते हैं और ये कितना जाता है V1 प्लस V2 और Vn, है ना, सॉरी, इन सब का वेक्टर ले लेंगे और हम n से डिवाइड कर देते हैं तो U1 प्लस U2 ऐसे करके और ये UN डिवाइडेड बाय n प्लस अब इसमें से -EE/m कॉमन लेके टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n मैंने दोनों तरफ तीनों तरफ कर दिया। तो ये तो जीरो होता है ना, ये तो जीरो होता है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन अगर जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम टाउ कहते हैं। तो E टाउ अपॉन m इंटू टाउ हो जाता है। सो दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर है क्या बात, यानी ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीट्यूड हम बात करें सिग्मा E इज इक्वल टू NE। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड रख दूं तो E/m इंटू टाउ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाती है, सिग्मा इज इक्वल टू NE² टाउ अपॉन m आ जाता है। तो बेटा इसे ध्यान रखना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर दिया है ना, हम केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से आप प्रीवियस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये 1/r होता है। मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, VD जो होता है वो मोबिलिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में VD इज इक्वल टू म्यू इंटू E होता है। तो थोड़ा सा यही था कि सिग्मा की वैल्यू कैसे आती है, किस प्रकार से आती है, थ्योरी पढ़िएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, बाकी मेहनत आप कीजिएगा। हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, ये बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज इन ए कॉन्केव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, IIT में भी पूछा गया है बेटा, है ना। और IIT की हर एक शीट में, रेजोनेंस हो, एलन हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट में आपको डेफिनेटली इससे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने किस प्रकार से इसे सॉल्व करने की कोशिश की है आप इसे समझिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। NTA के सॉल्यूशन में भी इस प्रकार से सॉल्यूशन या समझाया नहीं गया है। आपको यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और बम भोले एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि रियल इन्वर्टेड इमेज इन ए कॉन्केव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये आपका कॉन्केव मिरर है तो F और ये CF, है ना। यहां से देखो मैं इस क्वेश्चन को, इस थ्योरी को इस प्रकार से करता हूं, ये पोल होता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनती है वो इस रीजन में बनती है, यानी कि जो u की वैल्यू होगी, वो जो u की वैल्यू होगी, x बता देता हूं मैं, है ना, जो x होगा या u मान लेते हैं हम इसे, जो u की वैल्यू होगी वो -r/2 से u इज इक्वल टू -∞ तक जाएगा। क्लियर है के बाद, ये तो इस तरीके से हो गया। दूसरा, ये तो u की वैल्यू हो गई। अब हमें जो ग्राफ खींचना है वो कहाँ, किस किस के बीच में खींचना है, देख लो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यदि मैं इसे f से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बन जाता है।
और यदि मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख लूं तो इस तरीके से बन जाता है। अब देखो ध्यान से, हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ किस और किसके बीच में बनाना है बेटा? हमें ग्राफ बनाना है v/f और u/f के बीच में ग्राफ बनाना है। क्लियर है क्या बात? तो आप क्या मानोगे, इसे थोड़ी देर के लिए y मान लो और इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x मान लो। यहाँ पे इसकी अगर जो फोकस दूरी बोलेंगे तो -r/2 इसकी फोकस डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो मैंने इसे क्या माना, इसे y माना, इसे x माना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो 1/y + 1/x = 1 हो जाता है। क्लियर है क्या बात? ये इस टाइप से आ जाता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/y = 1 - 1/x और y = x अपॉन कितना जाएगा, x - 1 आ जाता है। तो यानी आपको क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? y और x के बीच में ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो x क्या होता है, मैथमेटिकली x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है? व्हाट इज x? x जो है हमारा मैंने x क्या माना था, x माना था हमने, x माना था क्या, x = u/f माना था। तो जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू यदि -r/2 से स्टार्ट होगी तो x कितना हो जाएगा, -r/2 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू भी कितनी होती है, -r/2। तो x कितना हो गया, +1 हो गया। आ गई बात समझ में? दूसरा, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा? u की वैल्यू -r/2 से ∞ तक जाएगी। तो यदि मैं इसे u = इसमें -∞ रख देता हूं और f की वैल्यू -r/2 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सबसे पहले यदि आपको ग्राफ बनाना है तो x की वैल्यू +1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात समझ में? अब जब आपको x की वैल्यू पता लग गई तो y की वैल्यू देख लो बेटा। देखो x = 1 पर y जब आप निकालोगे तो y कितना जाएगा, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी x = 1 पर y कितना हो रहा है बेटा, इन्फिनिटी हो रहा है। x = पर ध्यान से देखो, इसे थोड़ा सा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और 1/1 - ∞ = 1 + 1 - 0 = 1। तो यानी y की वैल्यु कितनी आ जाती है, 1। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी रख देंगे। जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे और नीचे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है। ये मैथमेटिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। इसलिए मैंने क्या करा है, डिटरमिन करने के लिए दोनों और x से डिवाइड करके यहाँ पे 1/∞ 0 होता है और y = 1, यानी y = 1 आ जाता है। कहाँ पर x = इन्फिनिटी पे। तो जो ग्राफ आता है वो इसका इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है के बाद y की जगह क्या लिख लेंगे हम, v/f और x की जगह u/f। तो थोड़ा सा स्लाइटली क्वेश्चन डिफरेंट था। डेफिनेटली आपको इस टाइप का सॉल्यूशन केवल और केवल बम भोले एकेडमी पे DSA सर मैं ही दे सकता हूं। हमारी टीम इसे सॉल्व करती है, ट्राई करती है, अपन की टीम है ना, सब मिलकर के इसे बेस्ट से बेस्ट और सही सॉल्यूशन कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को डिलीवर करें। यदि आपको अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों में भी बताइएगा। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे नीचे दिए हुए मैसेज फोन नंबर पर डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, आप उस पर हमें कोई भी मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, है ना। डेफिनेटली हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे यदि आपका कोई डाउट होता है तो। ठीक है बेटा, ओके। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन सबसे पहले मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन आंसर है इसका डी। 4th स्टेप पर जाकर के ये गिरेगा, है ना। मैंने तो पढ़ रखा है बेटा, आप प्रॉपर पढ़ लो। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दी हुई है, बहुत सारी स्टेप दी हुई है ऐसे करके, है ना। सबकी डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं, 0.2 दिया हुआ है बेटा, 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। क्लियर है क्या बात। और यहां से ये स्पीड जो दे रखी है वो स्पीड है 1.8 मीटर पर सेकंड दी हुई है। क्लियर है क्या बात। अब ये स्टेप का साइज है, स्टेप की विड्थ है। मान लेते हैं कि देखो अगर जो ये दूसरे पे गिरता है, दूसरे स्टेप पे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप हो गई। इसी तरीके से मान लेते हैं ये यहां पर जाकर के nth स्टेप पे गिरती है,
कैसे गिरती है बेटा, nth स्टेप पर गिरती है। दिस इज द nth स्टेप, दिस इज द nth स्टेप पर जाकर के इस तरीके से मान लेते हैं गिर जाती है। तो ध्यान से देखो कि ये जो हाइट होगी, ये कौन सी nth स्टेप, ये जो y मान लेते हैं हम, y कितनी होगी 1 2 3 4 5 nth, n इंटू 0.2 हो जाएगी, 0.2 मीटर। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 0.2 n मीटर आ गई। क्लियर है के बाद ध्यान से देखो, यदि पहले पे गिरता है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मैं ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर जो ये स्टेप nth स्टेप है तो ये जो x हो सकती है, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो सकती है। ये तो स्टेप है ना इस तरीके से, है ना, जो x हो सकती है ये। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0.2 n ही होगी। क्लियर है क्या बात, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन बॉल जो गिरेगी, ये जो x होगा, ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम 0.2 n हो सकता है, मैक्सिमम 0.2 n हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0.2 n से छोटी ही रहेगी। ये x ये कितना है, ये ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.2 n। अगर जो nth स्टेप पे गिरती है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे गिरती है, तो ये जो x होगा, ये पॉइंट जो x होगा, ये 0.2 n से डेफिनेटली छोटा ही होगा। बस यहीं से कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आप इसे सॉल्व कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे शीट में डीपीपी में दिए हुए हैं और ये आईआईटी का टफ क्वेश्चन में माना जाता है, जिससे कि कुछ बच्चे का टीचर भी उल्टा सीधा तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो समझ में तो आता नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। सबसे पहले इन वाई डायरेक्शन हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, हम लगाएंगे इन वाई डायरेक्शन एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, हाफ ए टी स्क्वायर। तो किस डायरेक्शन में लगा है, वाई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। मैंने बोल दिया है, लिखा नहीं है, लिख ही लेते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन होता है जी डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है बेटा, 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, y प्लस वाई, 0 एक्सेलरेशन प्लस g इंटू टी स्क्वायर। तो देखो बेटा y इज इक्वल टू 5, g की वैल्यू रख देना t, है ना, y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ध्यान से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n इंटू 0.2 आ गई है, 5 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, 5 इंटू टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, जो t आएगा, दिस इज टी स्क्वायर, है ना, इस पेन को यूज कर लेते हैं अपन। जो टी स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन 5 और 25। तो t की वैल्यू आ जाती है बेटा रूट n अपॉन 5 आ जाती है। तो t की वैल्यू आ गई यहां से। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन x डायरेक्शन। इन x डायरेक्शन क्या लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, कोई फोर्स नहीं लगता है, तो ये तो 0 हो गया। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1.8 इंटू टी। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 1.8 और t की वैल्यू कितनी निकाली थी, रूट n अपॉन 5। तो ये आ गया x। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, इधर सॉल्व करता हूं। कंडीशन तो ये है क्या कि x मस्ट बी लेस देन 0.2। तो x की वैल्यू कितनी है, 1.8 रूट n अपॉन 5 लेस देन पॉइंट n। क्लियर है क्या बात। अब देखो ये कट गया, सॉरी थोड़ा सा लिख लेते हैं, कितना 9, चलो ठीक है, इसे नहीं काटते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऐसे। 1.8 रूट n लेस देन, इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 दूनी 10, तो n बन जाएगा। अब दोनों और स्क्वायर कर लेंगे, 1.8 का स्क्वायर n लेस देन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1.8 n ग्रेटर देन 0, n कॉमन लेके n माइनस 1.8 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। n तो 0 हो नहीं सकता, है ना, तो n मस्ट ग्रेटर देन 1.8 स्क्वायर। तो जो 18 300 कितने होते हैं, 18 8 2 64, 6 8 4 14 और 18 कितना हो गया बेटा, 4 और 8 और 4 12, यहाँ से लग गया 3, ये आ गया 3.24। तो n क्या है, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ स्टेप है, नंबर ऑफ स्टेप, जो कि क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। तो n
3.24 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? बड़ा इंटीजर है 4th। तो यानी कि कौन से स्टेप पे गिरेगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर ही कहीं पे वो गिरेगा। कौन से स्टेप पे गिरेगा? 4th स्टेप पे गिरेगा। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। डेफिनेटली यदि इस प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेंस में या नीट में आता है तो बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन जैसे मैंने किया है बहुत कम ही आपको रेयरली देखने के लिए मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। एनटीए के सॉल्यूशन में भी हमने चेक किया था, उसे एनालिसिस किया था, उन लोगों ने इस तरीके से नहीं किया। उन्होंने अपना जुगाड़ बैठा करके बस आंसर लिख रखा है। यदि आपको यकीन ना आए तो आप एनटीए पर जाकर के क्वेश्चन नंबर 9 टेस्ट पेपर नंबर 2 चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट टफ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 वैसे तो आसान क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर दे रखा है वो कितना है? सी ऑप्शन इसका 0.35%, ऑप्शन 30%, ऑप्शन सही है। मैं इसे आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। LB इंटू टी, तो जो वॉल्यूम है वो LB इंटू टी है। आप जानते हैं इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा तो आपको पता होगा, मैं तो इस तरीके से मान के चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। और अपने को निकालना है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 अपने को करना है। तो डेल्टा L देखो बेटा, यहाँ पे जो L दिया हुआ है, L की वैल्यू जैसे दी हुई है यहाँ पे 50.1.2 प्लस माइनस 0.01, और B की वैल्यू 10.15 प्लस माइनस 0.01, और T की वैल्यू 5.28 प्लस माइनस 0.01 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो होता है डेल्टा L होता है, ये डेल्टा B होता है, ये डेल्टा T होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों तरफ हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा L 0.01 अपॉन L कितनी है 15.12, 0.01 10.15 प्लस डेल्टा T कितना है 0.01 अपॉन 5.28 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। जब ऊपर लिखेंगे तो 15.12 प्लस 10.15 प्लस 5.28। अब सोच रहे होगे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करें। तो मैं बताता हूँ आपको, इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में कम से कम 5 मिनट बच्चा लगा देगा। हो सकता है आंसर फिर भी सही ना आए, लेकिन यदि आप मेरी ट्रिक यूज़ करोगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे, थोड़ा सा बात मानोगे कहने की, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? थोड़ा सा सोच लो, इमोशन लगा लो, अपनी थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि मैं इसे 1/15 लगभग लिख सकता हूँ, इसे 1/10 लगभग लिख सकता हूँ, इसे 5 के लगभग लिख सकता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर देख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/15.1.2। तो कितना आ गया ये? तो ये आ गया आपका 0.3 प्लस 1/15 को सॉल्व कर दो, है ना, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90, लगभग ये आएगा 0.6, है ना, 0.06, और ये आ जाएगा 0.3। तो कितना आ गया 0.06, ये आ जाता है 0.36 के लगभग आ जाता है। अब चेक कर लो आंसर, 0.35, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36 के लगभग आंसर आ गया। तो मैंने इसे बहुत तेजी से सॉल्व कर दिया। बच्चों से क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आता तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसे सॉल्व कौन करे, न्यूमेरिकली इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा, कैलकुलेटर से तो फटाफट कर देते हो। तो यही तरीका है कि आप थोड़ा सा इसे दिमाग लगा करके, मेरी बात मान करके अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर दो, डेफिनेटली बहुत तेजी से आंसर आएंगे। केवल इसी में नहीं, और क्वेश्चन में भी आप ये तरीका लगा सकते हो, लेकिन सोच समझ करके, ठीक है। तो इसका भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत टफ था, थोड़ा सा टफ था कैलकुलेशन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हाँ,
क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही टफ क्वेश्चन में माना जाता है और इवन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन पहुंच सकता है ना, लेकिन फिर भी जैसे दिया हुआ है तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं बताऊंगा एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और मैं इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास का मान लेते हैं ये कोई रिंग है और इसका टोटल मास कितना है बेटा, m है और रेडियस इसकी r है और ये सर्कुलर आर्क है, रिंग नहीं है सॉरी सर्कुलर आर्क है और ये एंगल कितना बनाता है, ये एंगल सेंटर पर 2 अल्फा बनाता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा c होता है और ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास की r साइन अल्फा अपॉन अल्फा के इक्वल होगी। क्लियर है क्या बात, किसके इक्वल होगी, r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इसे मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। आगे बात समझ में, यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है। अगर जो आप पूरी रिंग बना दोगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाती है 2r अपॉन पाई। सेमी सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसमें अल्फा कितना लिख दोगे 90 डिग्री, है ना, तो कितना जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा 2r अपॉन पाई हो जाता है। ये बात अलग है, लेकिन अब इसमें हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें किसका उपयोग कैसे करेंगे ये देखना है। देखो ये सर्कुलर आर्क का पोर्शन है ना, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर ये चेन है इस तरीके से और लेंथ एल की चेन है। ध्यान से देखो ये है, अब तो ये क्या बननी है बेटा, आर्क बननी है इस तरीके से, है ना। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो पॉइंट यहाँ पे होगा। जैसे आर्क है, इसे आर्क को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा पहले। अब वो कह रहा है तो पहले तो इस सेंटर ऑफ मास की इसे यदि मैं इसे रेफरेंस मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे करके रेफरेंस मान लूँ, तो ये बताओ कि पहले तो सिचुएशन ये है कि सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है, h1 है, ये बता सकते हो। मैं इसे x मान लूँ, है ना, ये थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लूँ, ये थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लूँ, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे अपन, cos अल्फा इज इक्वल टू आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो h1 हो जाएगा x cos अल्फा। और बेटा x की वैल्यू मैंने बताई थी, x मानो, चलो इसे x मान लो। x की वैल्यू कितनी होती है यदि इसकी रेडियस r है, रेडियस तो r है, ये r दे रखा है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, ये हो जाएगी r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। क्लियर है क्या बात, r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो x की वैल्यू हो गई r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हो गई h1। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात यहाँ से देखो, अगर जो ये टोटल लेंथ l है, टोटल लेंथ l है और ये 2 अल्फा है, तो एंगल और l में क्या रिलेशन आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है क्या बात, तो 2 अल्फा की वैल्यू तो ये आ गई। अब देखो वो कह रहा है कि पहली सिचुएशन में तो ये थी यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब हम इसे खींचते हैं तो देखो किस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी, सारी की सारी चेन यहाँ पर आ जाएगी। पहले सिचुएशन क्या थी, ऐसे थी, खींच के ऊपर ले आए, सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच गया, नीचे। तो अब अर्थ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस h2 कितनी होगी, तो बेटा h2 हो जाएगी r के इक्वल हो जाएगी। बस अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, u फाइनल माइनस u इनिशियल के इक्वल होता है। तो जो u फाइनल है यदि आप इसे रेफरेंस मान ले, है ना, यदि आप इसे रेफरेंस मान लें तो u फाइनल कितनी है, mgh2 और बेटा u इनिशियल कितनी थी, mgh1, तो mg तो कॉमन ले लिया, h2 कितनी है r, h1 कितना है, h1 है r साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। क्लियर है क्या बात, इसमें से r कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन अल्फा इधर आ जाता है। ध्यान से देखो, मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो mg 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा बन जाता है और दिस इज व्हाट mg 1 माइनस साइन 2 अल्फा। 2 अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 2 अल्फा की वैल्यू L अपॉन R थी और यहाँ भी मैं L अपॉन R लिख दूंगा। तो थोड़ा सा आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, R अपॉन L
कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा ये L/R माइनस साइन L/R। बहुत ही सही क्वेश्चन है, W एक्सटर्नल आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा? विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? अच्छा कुछ छूट गया है हमसे, छूट क्या गया है वो देख लेते हैं। MGH है ना, तो छूट क्या गया है हमसे? MGLR² आ रहा है इसमें, है ना, MGR। यहाँ से R छूट गया था हमारा, R छूट गया था, R छूट गया था, R²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? थर्ड ऑप्शन यानी C ऑप्शन मैच कर रहा है। देखा, इस तरीके से अपने को सॉल्व करने, तरीके से सॉल्व करोगे डेफिनेटली फॉर्मूला लगाकर। ये तो मेरा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यदि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो डेफिनेटली आप इन्हें बहुत तेजी से कर पाओगे, जबकि ये इस अभ्यास NTA के टेस्ट 2 में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ऐसा मैंने एनालिसिस किया है। बाकी तो सब इससे आसान ही है। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा, 32 भी टफ क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये बताना है कि एंगल थीटा एट विद द स्पीड ऑफ द बिकम हाफ दैट ऑफ ए सेटिस्फाई, है ना। तो इसमें आंसर आता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो वैल्यूज यूज़ की गई हैं वो cos π/4 वो 1/√2 होता है, √2/2 1.41 डिवाइडेड 0.7 के लगभग आ जाएगा, और cos 3π/4 जो कि माइनस cos π/4 के इक्वल होगा, और -1/√2 यानी -0.7 के लगभग होगा। ये थोड़ा सा वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं, ये यूज़ होंगी, इसलिए बेटा मैंने आपको इसलिए बता दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जस्ट सफिशेंट है कि यहाँ पर पहुँच जाए। इसका मतलब ये जो V0 की वैल्यू है √5GL के इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मान लेते हैं कि वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना देता है और यहाँ पर इसकी स्पीड V0 हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसे रेफरेंस यदि मान लूँ तो ये रेफरेंस हो गया, तो A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रेफरेंस में H0, और यहाँ पर जो H होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला H, ये सॉरी जो H तो हमारा ये होने वाला है ना, दिस इज H2, तो ये हो जाएगा R, ये होता है हमारा R cos थीटा। तो जो H2 की वैल्यू होगी R माइनस R cos थीटा होती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² A पर, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0। अच्छा, यहाँ पर स्पीड कितनी बोली है उसने? क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, V0²/2 बोली है, प्लस mgh2। क्लियर है क्या बात? तो h2 की वैल्यू रख दूं, h2 की वैल्यू है R1 माइनस cos थीटा। बच्चों को तो यही डेफिनेशन, यही क्लियर नहीं होता है कि ये कैसे आएगी। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? R, और ये R है, तो ये डिस्टेंस R cos थीटा हो जाती है ये वाली। तो बची कौन सी डिस्टेंस? ये, यानी कि H2, ये वाली जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की ग्राउंड से डिस्टेंस, ये R माइनस R cos थीटा आ जाती है। M से M कट जाएगा, V0²/2 इज इक्वल टू V0²/8 प्लस GR1 माइनस cos थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना जाएगा? 8 कॉमन लेकर के 4V0² माइनस V0² इज इक्वल टू GR1 माइनस cos थीटा। उधर सॉल्व कर देते हैं। अब 3/8 V0² इज इक्वल टू GR1 माइनस cos थीटा, इस प्रकार से लिखा हुआ है बेटा। अब V0 की जो वैल्यू है वो √5GL है, 3/8 GL की जगह मैं 5GR लिख देता हूं, और GR1 माइनस cos थीटा इस प्रकार से लिख के GR कट जाता है, तो 15/8 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8/15, और ये कितना जाता है? 1 माइनस 15/8, cos थीटा इज इक्वल टू -7/8 आ जाता है। -7/8 कितना होता है बेटा? 7/8 करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 7 8 64, और बच गया 6, 8 5 8 48, 8 7 56, तो ये आ गया 0.8
7 के लगभग आ जाता है। ध्यान से देखो कि जो थीटा है, अगर जो थीटा 3π/4 होता तो वैल्यू कितनी होती कॉस थीटा की, ये होती -0.7। ये वैल्यू और भी कम है, यानी कि थीटा जो है वो 3π/4 से और भी ज़्यादा ही है। देखो मैं कैसे बता देता हूँ, कॉस थीटा का ग्राफ ध्यान से देखो। कॉस थीटा का ये बहुत ज़रूरी है ना, थोड़ा सा ज़रूरी है, इससे तो बच्चों को क्लियर नहीं होता है, क्योंकि नीट के बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरीके से सॉल्व करने में। लेकिन ध्यान से देखो आप कि ये क्या है, 0 पर कॉस, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, 0 पर 1 होती है और π/2 पर कितना होता है, 0 होती है, और पाई पर कितनी होती है वैल्यू, -1 होगी। तो देखो ये है 0.7, -0.7 कहाँ आएगा, -0.7 तो यहाँ पर आएगा, और ये कितना निकल करके आया, ये आया 0.87, 0.87 यहाँ पर निकल कर आएगा 0.87। तो देखो यहाँ पे -0.7 कितने एंगल पर था ये 3π/4 पर, तो जो 0.87 है वो एंगल 3π/4 और पाई के बीच में कहीं पर होगा। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो बेटा कहाँ लाई करेगा वो, 3/4 और पाई के बीच में लाई करेगा। एक तो तरीका ये है कि ग्राफ तो देख करके बना लो, दूसरा ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0.87 माइनस में और कम वैल्यू है, 0 से -1 तक चल रहा है, तो पहले तो 0.7 आएगा, फिर 0.87, फिर -1 तभी तो आएगा। तो पहले ये 3π/4 पर ही 0.7 हो गया, 3π/4 पर ही 0.7 हो गया, तो 0.87 होने में से और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो द एंगल इज ग्रेटर देन 3π/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 32 और डिस्कस करना है, 32 हो गया। अब रह जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, आंसर क्या है इसका बेटा? आंसर तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं है, देख के बताते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर आया है 0.27, इट विल लॉस, आंसर इज बी ऑप्शन। मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं नीट में, जेईई में, एग्जामिनेशन में, लेकिन वो किस तरीके से अपने को करना है वो अपने को देखना है। देखो कि ये बहुत पहली बार ही इस टाइप का क्वेश्चन आया है ना। मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम है और ये हाइट h पे ले जा करके, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड t डैश है सिंपल पेंडुलम का, और यहाँ पर इस सिंपल पेंडुलम को ले जा करके t था और t डैश हो गया। तो ध्यान से देखो, जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g होता है। दूसरा h की वैल्यू दे रखी है इसमें, वो 200 मीटर दे रखी है। 200 मीटर ऊपर जाने पर g की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी। कैसे निकालते हैं g की वैल्यू? जो g डैश होता है वो g/1 + h/r का स्क्वायर ही होता है। क्लियर है क्या बात? तो ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू कम होगी, और तो t डैश की वैल्यू, t तो क्या है, g के इक्वल है, g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो g कम होगा तो t बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर t ये है और यहाँ पर g डैश, g मान लेते हैं, यहाँ पर g इस तरीके से g मान लेते हैं, यहाँ पर g डैश है, तो t तो ये हो गया, तो t डैश 2π√L/g डैश हो जाएगा। लेंथ तो सेम है, g की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ध्यान से देखो t डैश अपॉन t करेंगे तो 2π√L/g डैश और 2π√L/g हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √g/g डैश हो जाएगा। दूसरी बात, अगर जो हम g और g डैश में रिलेशन लेकर के आए तो कितना हो जाएगा, g डैश की वैल्यू g और 1 + h/r का स्क्वायर होती है, इससे कट गया, ये रूट में है, तो t डैश इज इक्वल टू t 1 + h/r हो जाता है। क्लियर है क्या बात? यहाँ से देखो t डैश -1t इज इक्वल टू h/r। ध्यान से देखो कि t डैश -t/, हमने निकालना क्या था, हमें तो इसमें ये निकालना था कि एक दिन में कितना टाइम लूज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें तो डेल्टा t निकालना है।
तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू एच अपॉन आर ई। तो जो डेल्टा टी है वो एच अपॉन आर ई इंटू टी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 मीटर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है वो 6400 किलोमीटर क्वेश्चन में दी है। और आपको कितने टाइम में डेल्टा चेंज कितने टाइम में निकालना है, पूरे एक दिन में। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब होता है इतना सेकंड। जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.7 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? 2.7 सेकंड आंसर आ जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड इसका क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि हाइट इंक्रीज हो गई। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट इंक्रीज हो गई, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब पहले तो ऐसे ऐसे कर रहा था, है ना, अब और लंबा लंबा जाएगा इस तरीके से, है ना। तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो वॉच क्या हो जाएगी, घड़ी हो जाएगी स्लो। यदि टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो घड़ी स्लो होती है, यदि टाइम पीरियड डिक्रीज होता है तो घड़ी थोड़ा फास्ट हो जाती है। तो हमारा जो इस लेक्चर का मोटिव था, इस लेक्चर में जो टफ क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस करना था बेटा, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो यही बहुत अच्छी बात है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगें तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम बेस्ट से बेस्ट बच्चों को प्रोवाइड कराएं जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, ऑप्शन मैं बता देता हूं इसका। सबसे पहले एक मिनट को, जो आंसर है इसका है आंसर डी, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप किसी मीडियम को, यदि किसी मटेरियल को दबाओगे तो उसमें प्रेशर चेंज हो जाता है। तो प्रेशर जब चेंज होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो पिचक जाता है और उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है। तो बेटा जो हम बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डेल्टा वी अपॉन वी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, अपने को इसमें बल्क मॉडुलस निकाल रखा है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं कि वो डेल्टा अपॉन डेल्टा को पता नहीं क्या लिखते हैं, भगवान ही जाने। इसे रिलेटिव चेंज कहते हैं, इसे परसेंटेज चेंज कहते हैं। और ये 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 दी हुई है, लेकिन क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, P1 P2 बड़ा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा तो माइनस आ जाएगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू -0.1 हो जाएगी। तो डेल्टा पी P2 माइनस P1 रखोगे और डेल्टा वी की -0.1 वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। P1 P2 की वैल्यू दे रखी है 1.55 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, इसका आंसर आ जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? तो ये दे रखा है इसमें। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा तेजी से करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको देख लेता हूं। ये मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित है। उस पर जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर इसमें यदि करंट आई है तो मैग्नेटिक इफेक्ट म्यू नॉट आई अपॉन 2πr मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होती है। आपको क्या करना है बेटा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 2 वायर दिए हुए हैं और इसमें जो करंट जा रही है वो I1 है और इसमें जो करंट जा रही है वो I2 है। आपको ऐसे पॉइंट का पाथ बताना है। ये रटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार हमने क्लास में भी कराया है, नोट्स में भी रहता है सबके, है ना, कि इसका पाथ, ऐसे पॉइंट का पाथ बताओ जो क्या हो, जिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन नेट 0 हो। तो जब भी आपको पाथ फाइंड करना हो या इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करनी हो तो इसका मतलब होता है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में रिलेशन, यहाँ पे जेड तो है नहीं तो एक्स और वाई में रिलेशन। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक ऐसा पॉइंट है मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है ना, जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, 0 है, 0 है। तो देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर इसकी वजह से ऊपर की ओर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी मान लेते हैं वो B1 है, इस वाले लाइन की वजह से, है ना। और B1 ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, y, तो B1 कितना हो जाएगा, म्यू नोड I1 अपॉन
2 पाई y हो जाएगा। क्लियर है बात। दूसरा, यदि मैं इसे देखूं इस वाले पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन किधर है, ये है इनटू द बोर्ड नीचे की ओर, तो जो वो B2 है वो हो जाएगा म्यू नोड I2, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा x है ना, ये डिस्टेंस है x, तो कितना हो जाएगा 2 पाई x। दोनों ही क्या हैं, ये तो अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, दोनों ही बराबर होंगे, B1 बराबर B2। तो ध्यान से देखो, दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल रख देंगे। 2 पाई y इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। क्लियर है क्या बात। तो y कितना आ गया बेटा, y आ गया I1 अपॉन I2 इंटू x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये बात है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सही क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है ए। क्लियर है बात। अब ये बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक इसमें पानी रखा हुआ है, जब इसमें पानी रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, गोले का बीच में होगा, तो इसकी लेंथ L हो जाती है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट L अपॉन G होता है। इसके बीच में छेद कर दिया तो इसमें से पानी निकलेगा। जब पानी निकलेगा तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन इस प्रकार की हो जाएगी, तो इसका जो गोले का सेंटर ऑफ मास आएगा वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है L डैश वो बढ़ जाएगी, तो जो टाइम पीरियड है T डैश वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन सारा पानी निकल जाएगा तो फिर से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, अब तो ये लोहे का बर्तन रह गया खाली, सेंटर मास फिर से, तो देखो इसमें क्या जा रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है पहले और फिर उससे अपनी पोजीशन पर वापस सेंटर ऑफ मास आ जा रहा है। इसका मतलब अब इफेक्टिव लेंथ फिर से क्या हो गई, L हो गई। यानी कि पहले तो टाइम पीरियड बढ़ेगा एंड देन टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात, याद रखना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हमने डिस्कशन में ले लिया है, टफ क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आपको बिना सॉल्व करे दे दूंगा। कैसे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाइए, वहां पे एससी वर्मा में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू देखो। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड ही आती है। ड्रिफ्ट स्पीड मतलब स्पीड की, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है ड्रिफ्ट स्पीड, वो 0.1 मिलीमीटर की रेंज में होती है। ऐसे नहीं 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर पर सेकंड, नहीं, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी मिलीमीटर में होगा या 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा आंसर। इसमें कितना आ रहा है, 0.4 मिलीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, बिना सॉल्व किए। लेकिन अगर जो आपको निकालना है तो I = NE AVD लगा देना। क्या क्या दे रखा है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, I कितनी दे रखी है 5.4, N दे रखा है 8.4 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19, ये ई की वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 10⁻6 और बढ़ा जाती है VD। सॉल्व करोगे 0.4 मिलीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, ठीक है, ये बात है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर है बेटा वो बी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या निकालना है इसमें, यहाँ पर क्या रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे +-Q1 है, यहाँ पर -Q3 है और यहाँ पर +Q2 है। आपको निकालना है कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका x कंपोनेंट इस क्वेश्चन में निकालना है ना। तो ध्यान से देखो -Q1, अगर जो आप देखोगे ये डिस्टेंस कितनी है b और ये डिस्टेंस है a, तो इस माइनस के वजह से रिपल्शन होगा और इसे मैं F1 मान लेता हूँ, प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन होगा, इसे मैं F2 मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल दिया हुआ है ये थीटा दिया हुआ है, इसे मैं थीटा मान लूँगा। तो जो Fx होगा यानी कि F1 का इधर रिजॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा F1 cos थीटा, और इधर रिजॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा F1 sin थीटा। ध्यान से देखो
एफ एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो F2 प्लस F1 साइन थीटा आएगा। ठीक है, F2 की वैल्यू ये कितनी आएगी, F2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर आएगी। कितनी आएगी F2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस F1 की वैल्यू ये डिस्टेंस b थी ना, K Q1 Q3 अपॉन बी स्क्वायर आएगी इंटू साइन थीटा। कॉमन क्या लेंगे, K Q1 अपॉन बस K Q1 कॉमन ले लेंगे तो Q2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर Q3 अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, आपका ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट इसमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ, ये टाइम है टी एक्सिस में और ये आरपीएम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है ना। तो ध्यान से देखो आरपीएम ये वैल्यू कितनी है 600 है और ये कितनी है बेटा, ये है 2400। ठीक है, आरपीएम। तो ध्यान से देखो, जैसे आप वीटी ग्राफ निकालते थे, वीटी ग्राफ में अगर जो आप एरिया निकाल लोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आता था एरिया अंडर वीटी कर्व, है ना। ग्राफ आंसर कौन सा है बेटा इसका, 7वें का 8वें का आंसर, 8 का आंसर है 280। 280 मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही है। तो अपन क्या करते थे, इसका एरिया निकालते थे बेटा, एरिया निकाल करके ही टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। इसी तरीके से इसमें स्पीड दी है, स्पीड का मतलब है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड की दर, यानी रेट ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया स्पीड। तो यदि आपको नंबर dn इज इक्वल टू स्पीड इंटू dt आप इसे लिख सकते हो, और ये स्पीड किस में होगी, आरपीएम में है, लेकिन यहाँ t किस में है, सेकंड में। तो आप क्या करोगे, dn बराबर आरपीएम इंटू dt, और यदि टोटल आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं तो n इज इक्वल टू आरपीएम इंटू dt। तो आरपीएम को किस में कन्वर्ट कर लोगे, आरपी सेकंड में, और dt, और क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व, एरिया निकाल देना बेटा आप इसका। ये तो हो गया ट्रेपीजियम और ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। तो देखो पहले तो इसे आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 6 चौक 24 और 60, और ये क्या बच गया बेटा 10, है ना। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ इस ग्राफ को, किस तरीके से, आर से आरपीएस लिखो ऐसे करके, और ये है ना। तो 60 था, 60 से डिवाइड ये 10 हो गया, और 6 चौक 24, ये कितना हो गया 40, और ये कितना दिया हुआ है, ये भी तो दिया हुआ है। अच्छा, एक तो चीज़ है इसमें, ये ध्यान रखना बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में ये बी नहीं है, बी क्या है, बल्कि ये 8 सेकंड है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। तो ये मेरे को पहले ही बता देना चाहते हैं, ध्यान करके नेक्स्ट टाइम पे हम ध्यान रखेंगे। तो इसका जो एरिया होगा A1 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी होगी 40, और ये होगी 10, 40 प्लस 10 प्लस इसका एरिया जो होगा ट्राइंगल का, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 10, 16 इंटू 10 कितना आ जाएगा 280 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया इसका, 280 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, 10 का ऑप्शन है बेटा ए। बहुत ही सही क्वेश्चन है। आपको इसमें ये तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 बहुत टफ था, अब फाड़ू ही क्वेश्चन था मैं तो कहूँगा, और होने का ही नहीं है भाई साहब, वो इस बात की गारंटी है मेरी, है ना। आसानी से नहीं होता है, टीचर भी अंडरस्टैंड, उसमें एनटीए वालों ने जब आंसर उसका इस तरीके से लिख रखा है, आप वीडियो लेक्चर के शुरू में देखो किस तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये ए है। अब देखो ये आंसर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जबकि उसने क्या दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप ए का एफबीडी जब आप बनाओगे
तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, ए वाले पे। थोड़ा ढंग से बनाते हैं यार, जल्दी किस बात की है, बहुत टाइम है ना। mg इधर लगेगा नॉर्मल n1 और इधर लगेगा n2, लेकिन इसके बीच में फ्रिक्शन है, यहां पर तो फ्रिक्शन 0 ही है। तो बेटा फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, केवल और केवल mg लगेगा। यहां पर कोई फ्रिक्शन लग नहीं सकता क्योंकि ये तो स्मूथ है, यहां लगेगा इसके द्वारा किधर की ओर, ऊपर की ओर। क्यों ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऊपर लगेगा, नीचे ये रोक खींचने वाला बल, ये रोकने वाला बल ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रिक्शन जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हो जाएगा इसका B का mg, और फ्रिक्शन क्या होगा इस पे, नीचे की ओर ही होगा। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, द A, 10th का A जो है वो सही आंसर है। क्लियर है के बाद अब हम मूव करते हैं 11 पे। जो 11 का आंसर है वो B है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि स्पीड जो होता है ds/dt, यानी कि किसी पॉइंट पर यदि आप, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यदि आप किसी पॉइंट पर स्लोप खींचते हो तो टेंजेंट खींचते हो तो उसकी स्लोप वेलोसिटी देती है। तो ये पूछ रहा है कि नेगेटिव कहां पर होगा, नेगेटिव कहां पर होगा भैया, कहां पर होगा। ये C है, ये D है, और ये क्या है, ये है आपका E, और ये है F। ध्यान से देखो, रटा हुआ क्वेश्चन है, सबकी शीट में दिया हुआ है। ये रहा नेगेटिव स्लोप कौन से पॉइंट पर, E पॉइंट पे, खत्म कहानी। ऐसे क्वेश्चन भी हैं, तो आपको देखना ये है कि आप आसान क्वेश्चन कर लो भैया पहले। अगर जो आपको दिक्कत है, पूरे पेपर में से आसान क्वेश्चन छांट के कर लो, उसके बाद टफ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सही क्वेश्चन है ना। 13 का आंसर C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। किस प्रकार से दिया हुआ है, ये 53 है, U वेलोसिटी दे रखी है, U वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाएगा। तो वो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन बताओ, ऐसा टाइम बताओ कि वो हॉरिजॉन्टल से बिलो 45 डिग्री का एंगल बनाए। तो मान लेते हैं ये वाली स्पीड कितनी होगी 25 cos 53 नहीं, और ये कितनी होगी 25 u sin 53। sin 53 की वैल्यू 5 अपॉन कितनी होती है 4/5, तो कितना जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 25 4/5 होगी, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, इस तरीके से आ जाएगा। और ये 3/4 होगा, है ना। चलो तो इसे तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं, 3/5 होगा। क्यों लिखे रहने देते हैं, 5 या 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब ये वाली जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा कितना होगा, 1045 v डैश अपॉन 15, और ये तो 1 होता है। v डैश कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये बता रहा है A से B तक का आपको टाइम बताना है ना। टाइम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो कि पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब यहाँ पर ये आ गया तो स्पीड कितनी हो, वेलोसिटी कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो क्या लगा दो इन वाई डायरेक्शन, क्या अप्लाई कर देंगे बेटा v इज इक्वल टू u प्लस AT यूज कर देंगे। क्लियर है, v कितना है, यदि ऊपर की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो तो v कितना है फाइनल है -15, नीचे की ओर है ना, u है ऊपर की ओर +20, एक्सेलेरेशन -g नीचे की ओर t, तो कितना हो गया -35 इज इक्वल टू -10, t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 का ए मजा आ गया, बढ़िया है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड वाइज, कौन सा फॉरवर्ड वाइज है भैया, पहला ही फॉरवर्ड वाइज है। अब इसमें मैं क्या समझाऊं बताओ, है ना। ये प्लस है,
ये +2 है, -2 है, फॉरवर्ड वाइज ये सही है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन ये क्या है -3 वोल्ट, ये क्या है -3। अरे पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, नो वाइसिंग, कुछ भी नहीं है। इसे देखो 4 और 2 वोल्ट, तो भैया 2 वोल्ट कम है, 4 वोल्ट ज़्यादा है, रिवर्स वाइज हो गया। इसी तरीके से डी भी आप कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बेटा सी। ध्यान से देखो, अच्छा 15 तो हमने कर लिया, बढ़ा मैंने आपको तरीका बताया था 15 का सॉल्व करने का, क्या जानते हो आप, है ना, टाइम कम है थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, ये भी फर्जी क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको अपने को इसमें याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर तो बी आता है। जब आपको LCR सर्किट दिया हो तो आप जाकर के देखना, ये LCR सर्किट है तो इसके क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/√L/C होता है। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि फॉर्मूला ये होता है। इसमें क्वेश्चन में RLC की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाता है। कौन सा आंसर आ जाता है 2.54 क्वालिटी फैक्टर इसका आ जाता है। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी बहुत लंबी है बताने के लिए, तो बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बेटा। 17 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए है। और 17 पे देख लो आप, असर्शन रीजन में दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। जब ये ग्लास की पट्टी होती है और टी इसकी थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जब एक लाइट किसी एंगल आई पे डालते हैं ऐसे करके तो ये एंगल आर होता है और ये ऐसे जा करके फिर से ऐसे चला जाता है। तो इसमें तो λ/2 पाथ डिफरेंस आता है क्योंकि डेंसर से रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ये जो पाथ होता है ये याद कर लो, ये जो पाथ होता है यदि एंगल है ये याद कर लो बेटा, है ना, ये एंगल आर है, ये टी है, ये और ये पाथ डिफरेंस 2μt cos r के इक्वल होता है। और इसमें कितना है -λ/2। यदि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो ये n λ के इक्वल होगा। तो कितना हो जाता है 2μt cos r इक्वल टू 2n + 1 λ/2। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो गई रिफ्लेक्टेड सिस्टम, रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है क्या बात? अब यहीं से ये ऐसे करके निकल जाएगा, एक ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके और ऐसे करके आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये से क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम, है ना, ये पढ़ाया हुआ है। अब ट्रांसमिटेड सिस्टम में इस पॉइंट से देखो, ये गया, ये गया, यहाँ पे तो कोई पाथ डिफरेंस होगा नहीं क्योंकि ये रेयर से रिफ्रैक्टेड हो रहा है। तो ये और ये जो पाथ होता है ये 2μt cos r होता है। और यदि आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो n लैम्डा। तो ध्यान से देखो कि जो वेवलेंथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगी वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी और जो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगी वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर सही है ए इज ट्रू, है ना। तो इसका मतलब फिल्म विच अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम विल अपीयर डार्क इन ट्रांसमिटेड एंड वाइस वर्सा। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। 18 का जो आंसर है बेटा वो बहुत ही सही आंसर है ना। 18 का नंबर कितना दे रखा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2π/5। कैसे देखो, टाइम पीरियड पहले का कितना है t और दूसरे का है 5t/4, है ना। तो देखो जब आपको फेज निकालनी है तो फेज पार्टिकल की क्या होती है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलता है तो इस थीटा को फेज कहते हैं, है ना। पहला पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया तो टोटल टाइम कितना हुआ t। तो टोटल टाइम में जो थीटा होता है वो ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है और ये होता है फेज। तो फेज मूव्ड बाय द पार्टिकल कितनी होगी, ओमेगा इंटू टी होती है। ये थोड़ा आप SHM में पढ़ लो, मेरे वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैंने फेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है। बच्चे फेज में कंफ्यूज रहते हैं, फाई को बार बार फेज लिखते रहते हैं जबकि ये इनिशियल फेज होता है। क्लियर है बात। थीटा 2π/t इंटू टी होगा। और अगर जो हम पहले वाले पार्टिकल की बात करें तो ये पूरा चक्कर लगा लेगा तो टाइम की वैल्यू कितनी है t, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो जो फेज 1 हो जाएगी वो कितनी, फेज 1 मान लेता हूँ φ1। चलो कितना घूम लिया पहले पार्टिकल ने, π1। अब हम बात करते हैं दूसरे की।
दूसरा पार्टिकल भी सेम टाइम पे स्टार्ट होता है, वो भी भैया ऐसे घूम रहा हो ऐसे करके, और कितनी देर तक घूमेगा उसी टाइम के लिए। तो टाइम की वैल्यू कितनी है t, तो वो θ2 कितना घूमेगा ω2 इंटू टी, यहाँ पे θ1 ω1 कर लो पहले के लिए, और ओमेगा क्या होता है 2π बाय t2, ये t2 है तो t2 इंटू टी, तो 2π बाई t2 की वैल्यू कितनी है सेम 5t/4 है, और t की वैल्यू कितनी है t, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 8/5π, दिस इज θ2 और φ2 कितना आ गया 8π/5। तो ये तो हो गई सेकंड पार्टिकल की फेज, ये हो गई फर्स्ट पार्टिकल की फेज, ये आगे निकल गया ये पीछे रह गया, तो फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों में φ1 माइनस φ2, 2π माइनस 8π/5, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 2π/5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि नहीं क्लियर है तो दिक्कत है, आ गई बात समझ में, ये बात है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा 19 टफ सा क्वेश्चन है, मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है सी। इसमें क्या दे रखा है, दो गैस दे रखी है ऐसे करके है ना, यहाँ भी गैस भरी हुई है, यहाँ भी गैस भरी हुई है, और ये सेंटर पे अल्फा है ना। इसका एरिया कितना मान ले, ट्यूब का एरिया ए मान ले, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लो। m1 है और यहाँ पर m2 है, और m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 32, और इसकी वैल्यू 28 दे रखी है। कौन सा क्वेश्चन है ये, गैसेस इक्वेशन पर है ना, इक्वेशन ऑफ गैसेस पर है। ध्यान से देखो कि ये जो पिस्टन है, सवाल पढ़ लेना, ये मूवेबल है, ये तो फिक्स है, ये मूवेबल है। ये मूवेबल कब ये फिक्स होगा कि इधर का P1 और इधर का P1 और P2 क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी मूव नहीं कर पाएंगे। और प्रेशर कितना होता है, PV = nRT से प्रेशर जो होगा P1 N1 RT, दोनों के टेम्परेचर सेम है, R सेम है, अपॉन V1 = N2 RT अपॉन V2, N से T कट गया, N1 अपॉन V1 = N2 अपॉन V2। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बता सकते हो, ग्राम में भार बटे अणु भार, नहीं आई बात समझ में। तो उसने कह दिया है कि मास दोनों का सेम है, तो N1 क्या होगा m/32, V1 m अपॉन इसका कितना है N2 m/28, m/28 V2 कट गया। ध्यान से देखो ये कितना बचा, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। अब ध्यान से देखो इसका वॉल्यूम, ध्यान ये देखो, मैं क्या करता हूँ इसे काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ तो फैला देता हूँ, ठीक है। अब ये अल्फा, इसकी लेंथ L2 मान लो, इसकी लेंथ L1 मान लो, तो ये देखो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। L2 जो प्रोपोर्शन होगी वो अल्फा के होगी, और ये 360 माइनस अल्फा होगा, और जो L1 होगा ये लेंथ L1, जो L1 होगा वो प्रोपोर्शन होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे तो V1 वॉल्यूम इसका V1, इसका वॉल्यूम V2, तो कितना 8 V1 कितना एरिया इंटू L1 7, इसका वॉल्यूम कितना है एरिया इंटू L2, फिर से एरिया कट गया 8। L1 कितना है, L1 ये है, किसके प्रोपोर्शनल है 360 माइनस अल्फा के 7। L2 क्या है, L2 अल्फा है, किसके प्रोपोर्शनल है, कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आ जाएगा बेटा 192 आंसर आ जाता है। अल्फा की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है काफ़ी टाइम हो रहा है, चलो अभी तो हो जाएगा, मतलब हमारा 1.5 घंटे का मोटिव है, 1.5 घंटे में हमें इसे सॉल्व कर देना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी नहीं कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन है, फर्जी क्वेश्चन है यार, है ना। कितना लगा हुआ है यहाँ पे 100G, तो यहाँ पे T, यहाँ T, ये कितना मान लोगे, ये कितना है 45, देखो ये 45 है ना, ये भी 45, तो इसे T डैश और इसे T मान लेना।
जब आप इसका एफबीडी बनाओगे टी तो ये हो जाएगा टी डैश, अब देखो ये 45 डिग्री है तो हो जाएगा टी डैश कॉस 45, और ये कितना हो जाएगा टी डैश साइन 45, और नीचे कितना लगेगा, नीचे तो 100 ही लगेगा, तो टी डैश कॉस 45। लेकिन हमें तो अच्छा सुनो हमें तो ये निकालना है, टी डैश कॉस 45 कितना है 100 और यहां से साइन 45। क्लियर है? टी डैश कितना हो गया, ये टी डैश बाई √2 ही होगा ना, 100 आ जाएगा यार आंसर। दिस इज द आंसर, 100 इज द करेक्ट आंसर। 20 का आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 का आंसर क्या है बेटा? 21 का आंसर है बी। किस पे निर्धारित है? BEL, बेल लिख रखा है। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेल, बट आई नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या है, यहाँ पर है छोटा बबल है और ये H दे रखी है, यहाँ पर P1 है, वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, यहाँ P2 है, और जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और वॉल्यूम V2 बढ़ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है P1 V1 बराबर P2 V2। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो P1 होगा वो P0 प्लस H रो G के इक्वल होगा, और V1 तो V1 है ही, और जो P2 होगा यहाँ P0 होगा और V2 होगा। V1 कितना दे रखा है इसने? 50 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो V2 की वैल्यू आएगी P0 H रो G अपॉन P0 इंटू V1 आ जाएगा। देखो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। V2 इज इक्वल टू 1 प्लस H रो G अपॉन, कितना लिखूं, पेन चल नहीं रहे आज, H रो G अपॉन P0 इंटू V1 लिख देंगे। ध्यान से देखो H की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? H की वैल्यू दे रखी है 47.6। डेंसिटी किसकी? वाटर की। G की वैल्यू 10। अब ये P0 है V1। अब P0 को जो हम लिख रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में लिखने हैं और मरकरी के लिख रहे हैं, और जो P0 है वो 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है। तो पहले तो H रो मरकरी इंटू जी करेंगे, है ना, तो जो P0 आएगा वो P0 की वैल्यू जो होगी, H कितनी है 0.7 इंटू रो मरकरी है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और G की वैल्यू है 10, और V1 की वैल्यू 50। सॉल्व करोगे 300 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर इसका आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व कर लेना है बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी ऑप्शन है। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर दे रखा है। जो कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला होता है, अरे यार, कॉनकेव मिरर में जो यूवी मेथड होता है उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है आपका ग्राफ बनता है, हाइपरबॉलिक ग्राफ बनता है। इस तरीके से आपका ग्राफ, इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। मेरे को याद है, आप भी याद कर लो भैया, थ्योरी पढ़ लो, है ना। ये यूवी ग्राफ होता है ना, ये यू होता है और ये वी होता है। कैसा है? हाइपरबोला। कोई सा भी ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें, 23 क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है डी, और ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ मेलस MALUS पर आधारित है, और वो क्या है? I = I0 cos स्क्वायर थीटा होती है। जब एक, है ना, पोलराइज लाइट किसी, है ना, किसी प्रिज्म से गुजरती है, इस तरीके से पोलराइजर से या, है ना, एनालाइजर से गुजरती है, और जिसमें एंगल थीटा हो, तो यदि यहाँ I0 है तो यहाँ I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद रखना है, पोलराइजेशन में जाकर के पढ़ लेना। तो I0 cos थीटा यहाँ पे 60 दे रखा है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 I0/4। ऑप्शन क्या आ जाता है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम मूव करते हैं। 24 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। मेरे रटा रटाया है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में
ये x एक्सिस y एक्सिस, यदि E इधर है और B इधर है तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो E क्रॉस H है ना, यानी कि E क्रॉस B अपॉन म्यू नोड, ऐसे करके B अपॉन म्यू ऐसे लिख सकते हो आप मीडियम के लिए। दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर, इसे भी आप याद कर लेना बच्चों। और E क्रॉस B की डायरेक्शन में ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। किस डायरेक्शन में? E क्रॉस B। ध्यान कर लो, समझ लो, सोच लो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये है। तो देखो बेटा, अब हम कर तो रहे हैं क्वेश्चन, कोशिश तो है हमारी करने की, लेकिन टाइम भी लग रहा है हमें, है ना। आपको भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अब हम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, है ना, पूरा ही करके लेंगे हम इसे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो आंसर है डी। बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, इस तरीके से पूछा गया है कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज बनती है यहाँ पर f कितनी दे रखी है, फोकस डिस्टेंस दे रखी है कितनी, अच्छा फोकस डिस्टेंस कितनी है इसमें, है ना, चलो जो भी फोकस डिस्टेंस है, मेरे को इसमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, है ना, फोकस डिस्टेंस इसमें दे रखी थी, जो भी है फोकस डिस्टेंस इसमें दी हुई है। अब यदि आप फोकस डिस्टेंस दे रखी है, u इसमें -30 है सेंटीमीटर और v जो दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर आ जाता है। अब क्वेश्चन तो ये आया हुआ है, आपने क्या किया, इसे निकाल दिया और इसे थोड़ा सा मूव करा दिया, थोड़ा सा मूव करा के इस सिचुएशन को इस तरीके से आपने बना दिया। तो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ बना देता हूँ इसे, इस तरीके से आपने इस सिचुएशन को बना दिया, ठीक है। दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, ये है। तो इसका जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी 60 सेंटीमीटर पर, और इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो कुछ दूरी पे निकलती है, आईआईटी में आया सवाल लेकिन पूरा नहीं है, ये पूछ रहा है, इसे हटा देंगे, 30 सेंटीमीटर पर है, आप निकाल लेना। v की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आती है, f की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1/v माइनस 1/u = 1/f लगा करके, है ना, तो वो 60 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ये है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सही क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 तो हमने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 क्या है? 27 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो हमें इसमें ये बताना है कि G1 और G2 ग्रेविटी जो होती है, देखो यहाँ पे, तो जो mg फोर्स लगता है वो Gmem/re² लगता है, ये कट जाएगा m से, तो G होगा वो Gme/re² होता है, और G/re², मास की वैल्यू m बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी, ये कट जाएगा, तो G जो वैल्यू प्रोपोर्शन होगा वो Re इंटू रो के होगा, तो G डैश जो होगा Re डैश, है ना, मतलब R1 रो1 G1 मान ले और G2 क्या मान ले? R2 रो2। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? G1/G2 इज प्रोपोर्शनल टू R1 रो1/R2 रो2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा है बेटा? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में क्या है? इसमें ये पूछा है कि एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की। जब मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का, ध्यान से देखो, प्लस Ze इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिजॉल्व करता है v वेलोसिटी से, r डिस्टेंस है, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो ½ होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी kZe-E/r होती है। तो kZe²/r लिख दूं, ये तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी ½ कैसे मिलेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा kZe/E/r², वही से mv²/r देगा, r से 8 कट जाएगा तो mv² की वैल्यू
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाती है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r के इक्वल आ जाती है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान से, इसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एनर्जी, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इजकल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो जो टोटल एनर्जी आती है वो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आती है, और ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के आती है। तो जो जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव तो आएगी, लेकिन इसमें दे रखी है -3.4 माइनस काइनेटिक एनर्जी रख देंगे, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बी और सी, लेकिन ऑप्शन तो बी सही है। इसमें अब अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कैसे निकालेंगे, h अपॉन p, और जो मोमेंटम आता है वो √2m इंटू ई आता है। हमें h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रख देंगे, इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और जो एनर्जी निकाली है काइनेटिक एनर्जी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एनर्जी आती है बेटा बी की वो जो वेवलेंथ आता है वो कितना आता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर आ जाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कोशिश हमारी यही है, थोड़ा फास्ट है ना, कि हमारे सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में हो जाएं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है बेटा, 29 का आंसर है ए, रेजोनेंस प्रॉब्लम है। रेजोनेंस कोटा वाला रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस पाइप वाला रेजोनेंस। कैसे कि कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि ये जो रेजोनेंस पाइप होता है, इसमें जब पानी भरते हैं तो जो पहला जो रेजोनेंस ऑब्टेन होता है वो उसके एंड पर ना होकर के जो एंटी नोड बनता है वो थोड़ा सा ऊपर बनता है, इसे ई बोलते हैं, और इसे हम कितना मान लें बेटा, लेंथ एल मान लें। तो ये जो होगा λ/4 है ना, λ/4 जो होगा वो E + L1 के बराबर होगा। सेकंड रेजोनेंस जो मिलेगा आपको, वो भी थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर मिलता है। यहाँ एंटी नोड होगा और यहाँ नोड होगा, यहाँ भी नोड होगा, यहाँ एंटी नोड होगा, साथ में एंड करेक्शन E मान लें और ये L2 मान लें। तो इसमें 3λ/4, ये तो हो गया λ/2 और ये λ/4, तो कितना हो गया L2, 3λ/4 E + L1 होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एंड जो E की वैल्यू आती है वो L1 माइनस, चलो मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ, 4E, दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना, थोड़ा सॉल्व कर लेना अपने आप से। तो 4E + L1/3, 4 से 4 कट गया, 2E = एक मिनट यार, ये क्या है L2, E + L2, 3E, तो L2 - 3L1, E बराबर L2 - 3L1/2। वैल्यूज दे रखी हैं, L1 L2 की वैल्यू क्या दे रखी हैं, L1 है 22.7 और L2 है 70.2 सेंटीमीटर। वैल्यू रख देना, एंड फैक्टर आ जाता है कितना, जो आ जाता है 1.05 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी अरे यार, ये तो बिना सॉल्व करे आंसर लिख देते। जो एंड करेक्शन होता है वो इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, जो BCD में दे रखा है 92 सेंटीमीटर, ई तो बहुत छोटा सा होता है बेटा, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यार, ठीक है। तो ये है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, कॉर्नोट इंजन पर है। अब की बार तो इसे सिलेबस से हटा दिया है अभी तक के हिसाब से, तो है ना। कॉर्नोट इंजन में क्या होता है, ये आपका सिंक होता है, टेम्परेचर T1 पर Q1 जाती है, W1, ये Q2 जाती है, ये सिंक होता है, ये सोर्स होता है, दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक, और टेम्परेचर T2 पर। तो जो इफिशियंसी है 1 - Q1/Q2, 1 - T1/T2 होती है। 1 - T1 कितना दे रखा है बेटा इसका, T1 है कितना
ओह गलत कर दिया अपन ने, कुछ ना कुछ सॉल्व कर लेते हैं। W अपॉन आउटपुट, ये तो होता है आउटपुट, ये होता है इनपुट। तो आउटपुट क्या है, W अपॉन Q1, और Q1 जो होती है एनर्जी कंजर्वेशन से वो W प्लस Q2 के इक्वल होती है। तो W जो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इफिशियंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और Q2 अपॉन Q1 इज प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोपोर्शनल टू T1, Q2 प्रोपोर्शनल टू T2, ऐसे कर लेंगे। तो इफिशियंसी जो आती है 1 माइनस T2 कितनी है 500, और ये कितनी है 800, तो कितनी आ गई बेटा 3/8। आंसर कितना आ गया इसका 0.375 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3030 भी हमने खत्म कर दिया। कितना टाइम रह गया, हाँ थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब 31 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है मैं तो ये कहूँगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बेटा ए, और ये होता है C अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसकी जो डायमेंशन होगी स्पीड होती है और LT-1 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर T-2 मैच कर लो। आंसर कितना आ गया A। खत्म क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जो देखते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे टफ क्वेश्चन करने में इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमने डिस्कस कर दिया है। 33 पर आते हैं। तो 33 का जो आंसर है, 33 का आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, देखो ये वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, ये एक्स नोड है, ये वी नोड है। तो इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप एम बता सकते हो इसकी, माइनस वी नोड अपॉन एक्स होगी। माइनस तो होगी, ये थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होती है। ये मैंने खूब सिखा रखा है काइनेमेटिक में, अपने वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपने कोई एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन dt होता है, लेकिन ये तब लगाएंगे जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो। लेकिन जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x पता हो तो dv अपॉन dx लगाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है। इसकी जो इक्वेशन होगी लाइन की, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c से निकलेगी। y की वैल्यू कितनी है बेटा v, m की वैल्यू मैंने निकाली अभी माइनस वी नोड अपॉन x नोड slope into x plus c is the intercept on the y-axis. This is the velocity as a function of x. क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ x के रेस्पेक्ट में? बिल्कुल, v नोड अपॉन x नोड आ गया। अब एक्सेलरेशन लिख लो, v तो ये आ रहा ना, v नोड अपॉन x नोड इंटू एक्स प्लस वी नोड डी अपॉन डी एक्स अभी अभी निकाला, माइनस वी नोड अपॉन एक्स नोड। कितना आ गया बेटा, वी नोड अपॉन एक्स नोड का स्क्वायर, x माइनस वी नोड स्क्वायर अपॉन x। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mx माइनस c। स्लोप कैसी है बेटा, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कौन सा है, नेगेटिव। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन और x में जो रिलेशन इक्वेशन बनेगी ऐसे बनेगी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। मैंने बहुत तेजी से कर दिया है, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है ना, होने वाला है। तो अपने को जल्दी से पेलने हैं सवालों को भाई, सारे पेपर के सॉल्यूशन भी बनाने हैं ना। टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए। ध्यान दे लो क्या, कि जब भी रोलिंग मोशन होती है तो फ्रिक्शन तो लगता है, आगे पीछे कहीं भी लग सकता है, ऊपर नीचे जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, हीट डिसिपेट एनर्जी नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए। कन्वर्ट ट्रांसलेशन एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी, यही कन्वर्ट करता है कि जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना ही है। जो ऑप्शन है डिसिपेशन एनर्जी, बिल्कुल नहीं, कोई हीट जनरेट नहीं करता। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द रोलिंग मोशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है मैं आपको बता देता हूं, कि जब रोलिंग की कंडीशन होती है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई भी मोशन नहीं हो रही, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे कर रहा हो, चाहे वो प्लेन यहाँ पर कर रहा हो। क्लियर है क्या बात? तो कोई भी मोशन नहीं होती। इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नो हीट प्रोड्यूस नो, since kinetic no
काइनेटिक फ्रिक्शन, नो काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक टाइप का होता है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया, बहुत जल्दी से हम पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन क्या है? सी। 35 क्वेश्चन देख लूं? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन है कि क्या इसमें फ्लोरीन एटम दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी का है, इनिशियल एन नोट थे, कुछ समय बाद कितने बज गए, कितने हो गए? 99%। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ द F2 डिके, है ना। तो 99% डिके हो गया, तो माइनस एन नॉट का 99% कितना हो गया? 100 इजिकल टू एन नॉट अपॉन 1000। तो बचा कितना? इतना तो डिके हो गया, है ना, और बचा कितना? एन नॉट अपॉन 100 बचा। तो फॉर्मूला रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन क्या होती है? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन टी कितना बचा? एन नॉट अपॉन 100 इजिकल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। टी हाफ दे रखा है जो कि ln2 अपॉन लैम्डा होता है, टी हाफ। तो इससे जो है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ln2 अपॉन टी हाफ, यानी 10 मिनट दे रखे हैं इसमें, इससे कट जाएगा 1 अपॉन 100 इजिकल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे तो ln ले लेंगे दोनों ओर, जब ln लोगे तो ln 10 की पावर माइनस 2, तो ये -2 इजिकल टू माइनस लैम्डा टी बच जाएगा। तो जो टी आएगा 2 अपॉन कितना जाएगा? टी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 अपॉन ln2 इंटू 11, तो 22 ये आ जाएगा इस तरीके से ln10। थोड़ा सा हमने गलती कर दी, थोड़ा सा दोबारा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 अपॉन 100 इजिकल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आप क्या करोगे? ln10 लिखोगे, और ये -2 इजिकल टू ई की पावर माइनस टी, है ना। तो इसे लिख दोगे आप 2.ln10, तो ये आ जाएगा 2.303 ln10 log10। log10 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और ये आ जाएगा आपका माइनस लैम्डा टी, तो ये कट के आ जाता है। तो टी जो आएगा 2 इंटू 2.303 1, ये तो हो गया 1 अपॉन लैम्डा। 2 इंटू 2.303 लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन 110, तो आ जाएगी 2.303 इंटू लॉग 2, है ना, और ऊपर आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 220 अपॉन लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 220 अपॉन 0.3। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये जो आंसर आएगा मिनट में आएगा, और मिनट के बाद आर में कन्वर्ट करके 12.2 आर इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम। 36 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 36 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए 36 में देखो, हाँ 36 का आंसर क्या है? 36 का आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या है, इफ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन दे रखा है एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी। तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ तभी बताया था आपको, h अपॉन p होता है, और h अपॉन 2√m p लिख देंगे, m e लिख देते हैं। अभी बताया था ना, एनर्जी इजिकल टू हाफ mv², m से m ऊपर नीचे गुणा करके p² अपॉन 2m इंटू ई आता है। तो p की वैल्यू √2m इंटू ई आता है, p की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू ई कितनी दे रखी है एनर्जी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है ये। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर, यह आता है 36 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम 37 के, सॉरी 37 कौन सा है बेटा? हाँ 37 का आंसर देखो 37 का ए ऑप्शन है। इसमें क्या दे रखा है? मैग्नेटिक मेरिडियन में एक निडल को क्या कराया आपने? एक निडल को इस तरीके से लटकाया है मैग्नेटिक मेरिडियन में, है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में, और ये एंगल दे रखा है 22 डिग्री। ये होता है BE,
ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट BB। क्लियर है क्या बात? तो BH दे रखा है, इसमें गॉस में दे रखा है, और वो कितना है बेटा 0.35 गॉस दे रखा है। तो आपको BE निकालना है। ये क्या है बेटा? दिस इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। किस में है ये? मैग्नेटिक मेरिडियन में दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डिप होता है 22 डिग्री, तो इसमें cos 22 लगा देंगे BH अपॉन BE। तो BE की वैल्यू आ जाएगी BE कितना जाएगा? BH अपॉन cos 22.35। cos 22 की वैल्यू दे रखी है 0.9272। आंसर कितना आएगा बेटा? कितना है? 0.38 इज द करेक्ट आंसर। 0.38 गॉस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 भी हमने कर दिया है। मैं फिर से बताता हूँ, बहुत काफ़ी टफ कॉन्सेप्ट होता है इसका, क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में BE है और ये निडल इस तरीके से हो जाती है। ये एंगल ऑफ डिप होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो 0 है क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में एंगल 0 है ना। वो एंगल दिया ही नहीं है, तो कुछ भी होगा वो बात अलग है। तो ये BH होता है, BB होता है, और ये एंगल ऑफ डिप होता है। इसे डेल्टा भी लिख सकते हैं, कभी कभी थीटा लिखते हैं, कोई फाई लिखता है। तो tan फाई जो होगा वो BB अपॉन BH होता है ना। और यदि BE पूछे तो cos लगा देना। ये थ्योरी है इसकी, ठीक है बेटा। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन। बेटा 38 का ऑप्शन है ए इज द ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये रोड है और इसके अक्रॉस ml, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर जो रेड वर्टिकल से थीटा एंगल घुमाए और इसके अबाउट ये लेंथ L है, तो इसका m/3 ये L sin थीटा ले लेंगे, ml² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? यदि ये थीटा 45 हुआ जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 ml² sin स्क्वायर 45 होगा, और sin स्क्वायर 45 sin 1/2 यानी कि ml²/6 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? मैं इसे थोड़ा यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखो आप, इसमें ये वाला है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से निकाला हुआ है। I2 देखो, इसके अक्रॉस I2, एक तो ये होगी रोड, एक ये होगी रोड और एक ये होगी रोड। तो इन रोड, इस रोड का और इस रोड का, बहुत सही क्वेश्चन है, इस रोड का और इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और ml²/3, और ये तो m है और ये L डिस्टेंस पे है और इसका हो गया ml²। तो जो I2 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, I2 जो होगा 2 × ml²/3 प्लस ml², तो कितना आ गया 5/3 ml²। ऑप्शन ही नहीं है भैया, है ना, ये ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, ध्यान से देखो, अब इसके अबाउट करते हैं। किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो 4 रोड है, एक तो M, एक M यहाँ पे है, और एक ये रोड ऐसे है, एक ये रोड इस प्रकार से दी हुई है। इसका कितना होगा ml²/12 इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12, और इस ये कितना है L/2 डिस्टेंस पे, ये भी कितना है L/2 डिस्टेंस पे। तो यदि मैं इसे I1 मान लूँ, तो जो I1 की वैल्यू होगी, एक तो M इस वाली रोड की कितना ml²/12, और इसका भी कितना होगा ml²/12, 2 से गुणा कर दी। इसका जो होगा वो होगा कितना ml/2 का स्क्वायर, सारा का सारा मास, ये वाली जो रोड है वो इससे L/2 डिस्टेंस पे है, और सेम यही है, 2 से गुणा कर दी। तो कितना जाएगा ml²/6 प्लस ml²/2, तो ये आ जाएगा 3, 4, तो आ जाएगा 3, सॉरी ये कितना जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और 1 + 3 ml², तो जाएगा 2/3 ml²। तो I1 कितना जाता है 2/3 ml²। अब रहती है बात इसकी, ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट मैंने अभी निकाला, ये कितना एंगल है 45 और ये L है। तो इस रोड का और इस रोड का और इस रोड का, इसके इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या अलग अलग होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा। और अभी निकाला है कितना होगा इसका,
इसका होगा ml²/6 और इसका भी कितना होगा ml²/6, इसका भी कितना होगा ml²/6 और इसका भी कितना होगा ml²/6। तो ये जो I3 है ये हो जाएगा 4 × ml²/6 यानी कि 2/3 ml²। इसका यूज़ करा है बेटा मैंने, है ना। ये कुछ एंगल पर है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो आ गया। ऑप्शन देख लो, चेक कर लो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो यही है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 39, है ना। तो इसमें ठीक है बेटा, अब इस लेक्चर में इतने ही हैं, बाकी क्वेश्चन मेरे को इसमें इतने टफ नहीं लग रहे हैं, अपन भी थक गए हैं, है ना। लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है। अगर जो आपको इसमें जो 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं यदि वो रह जाते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल try to solve all the question in a very fast way so that you can understand। ये बहुत अच्छा किया मैंने कि सबसे पहले टफ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, उसे थोड़ा सा प्रोसेस करना फिर दिक्कत में आ जाता है। तो इसे हम यहीं कोशिश करते हैं, ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं इसे अच्छा इम्प्रूव करने की। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर बेटा अच्छा लगे तो आपसे ज़रूर शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। बिल्कुल इस टाइप का जो वीडियो लेक्चर या इस टाइप की जो हमारी सोच है या जो हमारा मोटिव है, बहुत कम इंस्टीट्यूट का है। ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे टीचर हैं, मेरे से भी अच्छे टीचर हैं, मैं भी ठीक टीचर हूँ, है ना। हो सकता है मेरे में कोई कमी हो सकता है कुछ अच्छाइयाँ भी हों, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी आपके फीडबैक के द्वारा हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। बच्चों के लिए हमारा मोटिव ऐसा भी है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं कर पाते, उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट हम कम पैसे में एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। यही हमारा मोटिव है। इसलिए हमने इंग्लिश का नहीं, हिंदी का बैच स्टार्ट किया है। हिंदी का हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिससे कि जो गांव देहात में जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन्हें शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, ना ही वहाँ पढ़ाने वाले टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, ना ही वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हाँ, यदि इंटरनेट पहुँच गया तो मेरी वीडियो आप ज़रूर पहुँचा देना। इतना सा थोड़ा सा काम कर देना। बम भोले एकेडमी को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।